Hello friends, good afternoon to all of you. So my dear civil service aspirants, जो भी पीपल यूपीएससी एंड पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने डिस्कस किया था मनी बिल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल बिल्स के बारे में। फाइनेंशियल बिल होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के फाइनेंस के यूटिलाइजेशंस के लिए किस तरीके से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल बिल्स वो बिल्स होते हैं जो डील करते हैं फिजिकल मैटर्स के साथ। फिजिकल मैटर्स का मतलब होता है, यहाँ फिजिकल का मीनिंग होता है बजट, यानी बजटरी मैटर के साथ। बजट में क्या क्या इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट किया जाता है, ये सब उसके साथ रिलेट करते हैं, जिसमें आपके रेवेन्यू यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ करता है इस टर्म को, फाइनेंशियल बिल को टेक्निकल सेंस में। फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं ये मनी बिल्स, आर्टिकल 110, फाइनेंशियल बिल फर्स्ट आर्टिकल 117 सेक्शन 1 एंड फाइनेंशियल बिल सेकंड आर्टिकल 117 सेक्शन 3। ये क्लासिफिकेशन इम्प्लाइज करती है मनी बिल्स को, जो सिंपली होते हैं स्पेशली फाइनेंशियल बिल्स, और hence all money bills are financial bills. All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. Remember this point. All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110 and of the Constitutions. सिर्फ वही फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स होते हैं जो कंटेन करते हैं एक्सक्लूसिवली उन मैटर्स के साथ जो मेंशन्स होते हैं आर्टिकल 110 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में जो मेंशन होते हैं, वही बिल जो हैं माने जाते हैं, वही बिल जो होते हैं मनी बिल्स होते हैं, वही फाइनेंशियल बिल्स मनी बिल्स होते हैं। दोज, ये इनको सर्टिफाइड कौन करता है? दोज आर सर्टिफाइड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज मनी बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट एंड सेकंड जो होते हैं वो डील करते हैं आर्टिकल 117 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट आर्टिकल 117 सेक्शन 1 एंड सेकंड फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 बट सेक्शन 3। फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट जो होता है फ्रेंड्स, वो एक ऐसा बिल है, यानी ए फाइनेंशियल बिल फर्स्ट इज ए बिल दैट कंटेन्स नॉट ओनली any or all the matters mentioned in Article 110। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट वो बिल होता है जो सिर्फ नॉट ओनली सिर्फ यही कंटेन नहीं करता है, या ऑल द मैटर्स मेंशन इन आर्टिकल 110 जो होता है सिर्फ उन्हीं को मेंशन नहीं करता है, बट आल्सो अदर मैटर, दूसरे मैटर्स जो होते हैं जनरल लेजिस्लेशन के, उनको भी मेंशन करता है। फॉर इंस्टेंस के लिए हम एग्जांपल देते हैं, ए बिल दैट कंटेन्स ए बारोइंग क्लास, a bill that contains a borrowing clause but does not exclusively deal with borrowing, but does not deal with but does not exclusively deal with borrowing। यानी एक बिल जो है वो कंटेन करता है बारोइंग क्लाज के साथ, बट वो एक्सक्लूसिवली डील नहीं करता है बारोइंग के साथ। इन टू रेस्पेक्ट्स फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट इज सिमिलर टू ए मनी बिल। फर्स्ट कौन सा? बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, नॉट इन द राज्यसभा। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट ये मनी बिल है। क्यों? क्योंकि ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है, जैसे मनी बिल इंट्रोड्यूस्ड लोकसभा में होता है फर्स्ट, राज्यसभा में पहले नहीं होते। ओनली ऑन द, ये किसके रिकमेंडेशन पे होते? ओनली ऑन द रिकमेंडेशन यानी ऑफ द प्रेसिडेंट, only on the recommendation of the president. Both of them can be introduced only on the recommendation of the president. In all other respects, a financial bill first is governed
by the same legislative procedures applicable to an ordinary bills. It can be either rejected or amended by the Rajya Sabha, except that an amendment other than for reduction or abolition of tax cannot be moved in either house without the recommendation of the president. In case of a disagreement हो जाता है between the two houses और सच्चे बिल इस बिल के ऊपर, तो क्या कंडीशन बन जाती है? प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस के लिए, किसको? डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। मैंने पहले भी लेक्चर्स में ये डिस्कस किया है आपके साथ कि जब भी डिसएग्रीमेंट बन जाता है टू हाउसेस के बिटवीन में, उसको हम डेडलॉक कहते हैं, वो बिल पारित नहीं होते हैं, और उस कंडीशन में प्रेसिडेंट सम्मन कर सकते हैं दोनों हाउसेस को, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के लिए डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए। जब ये बिल प्रेजेंटेड होता है प्रेसिडेंट के पास, when the bill is presented to the president, he or she can either give his assent to the bill or withhold her assent to the bill or return the bill for reconsideration of the house. These are the conditions, these are the provisions of the financial bill first. Now financial bill second. A financial bill second contains provisions involving expenditure from the consolidated fund of India. फाइनेंशियल बिल सेकंड एक ऐसा बिल है जो ऐसी प्रोविजंस को कंटेन करता है जो इन्वॉल्व होते हैं एक्सपेंडिचर से। वो कौन से एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ये उनके प्रोविजंस को कंटेन्स करता है फाइनेंशियल बिल सेकंड, but does not include any of the matters mentioned in article 110. 110 आर्टिकल जो डील करता है मनी बिल्स के साथ, उनके किसी भी मैटर्स को ये इंक्लूड नहीं करता है जो मेंशन होते हैं आर्टिकल 110 में। कौन? फाइनेंशियल बिल सेकंड। ये ट्रीट करता है एक ऑर्डिनरी बिल एंड इन ऑल रिस्पेक्ट्स, और ये गवर्न होता है बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स के साथ विच इज़ एप्लीकेबल टू एन ऑर्डिनरी बिल। इसके ओनली सिर्फ स्पेशल फीचर्स होते हैं इस बिल के, जो दैट इट कैन नॉट बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जब तक ना प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे हाउसेस को। जब तक प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ना दे हाउसेस को, तब तक ये पास नहीं होते हैं। द consideration of the bill, hence the bill second यानी फाइनेंशियल बिल सेकंड इंट्रोड्यूस हो सकता है इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट्स इंट्रोडक्शंस। जिस तरीके से मनी बिल के लिए प्रायर रिकमेंडेशन मिलती है, इस तरीके से फाइनेंशियल बिल्स के लिए मिलती है फर्स्ट के लिए। सेकंड फाइनेंशियल बिल के लिए पारित करने यानी आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये नेसेसरी नहीं होता है कि उसकी इंट्रोडक्शन पार्लियामेंट में करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ये नेसेसरी नहीं है। इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इन केस, यहाँ पर भी जब डिसएग्रीमेंट बन जाता है बिटवीन द टू हाउसेस और सच ए बिल, तब प्रेसिडेंट इस कंडीशन पर भी सम्मन दे सकते हैं जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस के लिए टू रिजॉल्व द डेडलॉक के लिए, कि डेडलॉक जो हो गया इसको रिजॉल्व कर दीजिए। और जब बिल पारित हो जाता है तो फिर उसको प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। प्रेसिडेंट की अपनी पावर्स जो क्या करते हैं, या तो वो उसको असेंट दे देते हैं, या तो उसको विदहोल्ड रखते हैं असेंट को, या तो उस बिल को रिटर्न करते हैं रिकॉन्सिडरेशन के लिए हाउस के पास।
So these are the terms and condition of the financial bill. Second, now the joint sitting of the two houses. अब ये joint sitting of the two houses आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं डिस्कशंस में, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जॉइंट सीटिंग होता क्या है पार्लियामेंट में। और ये जॉइंट सीटिंग पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि जब कोई भी बिल पेश होता है पार्लियामेंट के हाउसेज में और वहाँ पर दोनों हाउसों के बिटवीन में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी वो सहमति नहीं बनती है उनकी बिल के ऊपर, तो वहाँ डेडलॉक हो जाता है, बिल पारित नहीं होता है। उस कंडीशंस में प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वो समन दे सकते हैं पार्लियामेंट हाउस को जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। दोनों हाउसेस जो है जॉइंट सिटिंग में आ जाएं, जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, और उस प्रोसीडिंग जो जॉइंट सिटिंग के प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं, वो इसको जो है प्रोसीड करते हैं। और इस जॉइंट सीटिंग को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि जिस बिल पे जो सहमति नहीं बनी होती, यानी डिसएग्रीमेंट हो गया होता है, उसको डेडलॉक कहते हैं हम। डेडलॉक हो जाता है उस बिल के ऊपर, और उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट समन दे सकते हैं जॉइंट सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द टू हाउसेस के लिए। सो जॉइंट सीटिंग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिशनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दी जाती है समन प्रेसिडेंट द्वारा, और किसको, टू रिजॉल्व ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस और द पैसेज ऑफ ए बिल। एक डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस अंडर एनी वन ऑफ द थ्री सिचुएशंस। जो तीन सिचुएशनों पर वो दिया जाता है, आफ्टर ए बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। नाउ द नंबर वन condition, number one situation, if the bill is rejected by the other house. Second, if the bill have finally disagreed as to the amendments to be made in the bill. Or number third situation, if more than 6 months have lapsed from the date of the receipt of the bill. I again repeat it. If more than 6 months have elapsed from the date of the receipt of the bill by the other house without the bill being passed by it. These are the third situations, and these three situations are created a deadlock bill to deemed have taken place under any one of the थ्री सिचुएशन। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो उस बिल को हम जो है डेडलॉक कहते हैं, और ये तीन सिचुएशन में से कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो इस तीन इन द अबव थ्री सिचुएशन प्रेसिडेंट कैन समन both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bills. It must be noted here that the provisions of joint sitting is applicable to ordinary bill. ऑर्डिनरी बिल्स पे सिर्फ ये, या फाइनेंशियल बिल्स पे ओनली एंड नॉट, इस पे ही खाली ये जॉइंट सीटिंग बुलाया जाता है। अब ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉइंट सीटिंग किन बिल्स के ऊपर जो है किया जाता है, प्रेसिडेंट किन जॉइंट सीटिंग बिल्स की जॉइंट सीटिंग डेडलॉक को जो है रिजॉल्व करवाते हैं समन द्वारा। तो यहाँ पर एक ही बिल ऐसा है जिस पर जॉइंट सीटिंग नहीं होता है, वो है मनी बिल। इस पॉइंट को रिमेंबर रखिए, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल जो एक ऐसा बिल है जो जिस पर जॉइंट सीटिंग नहीं कॉल की जाती है और ना ही उस पर कोई जॉइंट सीटिंग होती है। प्रायर रिकमेंडेशंस प्रेसिडेंट द्वारा दी जाती है और फिर उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है फर्स्ट लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और लोकसभा में इंट्रोड्यूस करने के बाद जब इसको राज्यसभा में ट्रांसमिट किया जाता है तो उसको 14 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि 14 डेज़ के अंदर इसको रिटर्न किया जाए। अगर वो रिटर्न नहीं भी करते हैं या उसको अमेंड नहीं करें, विदाउट अमेंड भी भेजें, उनकी अमेंडमेंट रिजेक्ट या एक्सेप्ट कोई ज़रूरत नहीं होती है, वो तब भी इट हैज़ बीन डीम्ड टू बी पास्ड। लोकसभा से एक बार पारित हो गया मनी बिल और 14 डेज़ के अंदर राज्यसभा ने उसको रिटर्न नहीं किया तो तब भी वो पास माना जाता है और उसको प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है असेंट के लिए। बट जो जॉइंट सिटिंग होता है ऑर्डिनरी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स पर ओनली, और उन पे क्या होता है कि फाइनेंशियल बिल भी जो सेकंड फाइनेंशियल बिल जिसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होते हैं। फाइनेंशियल बिल फर्स्ट जो है एज इक्वलेंट टू मनी बिल ही होता है। और ये फाइनेंशियल बिल क्या करते हैं, इन पे जब डेडलॉक बनता है, ये दोनों हाउसेस के बिटवीन में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अनकंसेंट हो जाती है, तो
उस पर सम्मन दे सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस पर जॉइंट सीटिंग के लिए कॉल दी जाती है और दोनों हाउसेस को जॉइंट सीटिंग में लाया जाता है, मीट किया जाता है, जिसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर होते हैं, प्रिसाइड कर रहे होते हैं, और उसमें वो डेडलॉक को रिजॉल्व किया जाता है और रिजॉल्व करने के बाद उस बिल को पास किया जाता है और फिर प्रेसिडेंट के पास उसको प्रेजेंट किया जाता है असेंट के लिए। तो जब लोकसभा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स इन द केस ऑफ ए मनी बिल, लोकसभा हैज़ ओवर राइडिंग पावर, इसमें लोकसभा ही पावर्स को ओवर राइड करते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में इट मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में सिर्फ लोकसभा ही इसमें ओवरराइड नहीं करते हैं पावर को, ये हर दोनों हाउसेस से सेपरेट टाइम बाय टाइम, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, इस तरीके से ये पारित होना चाहिए, ये प्रोसीजर्स होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में होता है और मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस सेपरेटली। In reckoning the period of 6 months, no account can be taken of any period during which the other house to which the bill has been sent, ये प्रोरोग्यूट और एडजॉर्न किया जाता है फॉर मोर देन 4 कंसेक्यूटिव डेज। अगर बिल हैज़ ऑलरेडी लैप्स्ड है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, नो जॉइंट सीटिंग कैन बी समन्ड, उसमें उस कंडीशन में कोई जॉइंट सीटिंग समन नहीं की जा सकती। अगर बिल पहले ही लैप्स्ड है और उसमें डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा हो चुका है, यानी डिसॉल्व हो चुका है, टेन्योर कंप्लीट हो चुका है गवर्नमेंट का, तो उस कंडीशन में जो लैप्स्ड होता है बिल, उसको जॉइंट सीटिंग के लिए समन नहीं दिया जा सकता। But the joint sitting can be held if the Lok Sabha is dissolved after the President has notified his intention to summon such a joint sitting as the bill does not lapse in the case. After the President notifies करता है इस intention को, अपनी intention को कि to summon a joint sitting of the two houses, none of the house can proceed further with the bill. स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड्स करते हैं और ए जॉइंट सीटिंग ऑफ द टू हाउसेस को, एंड द डेप्यूटी स्पीकर कब करते हैं, जब स्पीकर की एब्सेंस होती है, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इफ़ द डेप्यूटी स्पीकर इज आल्सो एब्सेंट फ्रॉम ए जॉइंट सीटिंग, देन डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रिसाइड्स करते हैं। इफ़ डेप्यूटी चेयरमैन इज आल्सो एब्सेंट, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा इज आल्सो एब्सेंट, तब क्या होता है, सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स प्रेजेंट एट द जॉइंट सीटिंग, तो जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं वो उनमें से ही एक मेंबर्स को प्रिसाइड करते हैं, उस जॉइंट सीटिंग के लिए डिटरमाइन करते हैं, मेंबर प्रेजेंट एट द जॉइंट सीटिंग प्रिसाइड्स करते हैं और द मीटिंग्स। ये क्लियर होता है कि दैट द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो प्रिसाइड नहीं करते हैं और ए जॉइंट सीटिंग, एज ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो ये जो quorum टू कॉन्स्टिट्यूट करता है जॉइंट सीटिंग इज ए 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस। तो जॉइंट सीटिंग इज गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा एंड नॉट ऑफ राज्यसभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉइंट सीटिंग जो है किस रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो है प्रोसीड की जाती है, गवर्न की जाती है, वो सिर्फ लोकसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही गवर्न किया जाता है, ना कि राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। अगर बिल डिस्प्यूट, यानी इफ द बिल इन डिस्प्यूट में है, is passed by a majority of the total number of members of both the houses present and voting in the joint sitting, then the bill is deemed to have been passed by both the houses. Normally, the Lok Sabha with greater number wins the battle in a joint sitting. कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड करता है कि जॉइंट सीटिंग पर न्यू अमेंडमेंट्स ऑफ द बिल कैन नॉट बी proposed except the two cases. And what is the two cases? Number one, those amendments that have caused final disagreement between the houses. I again repeat it, वो amendments जो caused हो जाती है, यानी बन जाते हैं फाइनल डिसएग्रीमेंट के, फाइनल डिसएग्रीमेंट जब होता है दोनों हाउसेस के बिटवीन में, वो एग्रीमेंट जो एक काज बन जाता है
फाइनल डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस के। एंड नंबर सेकंड पॉइंट, ऐसा अमेंडमेंट जो सिर्फ यानी दैट दोज अमेंडमेंट्स दैट माइट हैव बिकम necessary due to the delay in the passage of the bill. I again repeated, those amendments that have might those amendments that might have been become necessary due to the delay of the passage of the bill. So then that's why except in two cases, इन दोनों केसेस के एक्सेप्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइड करता है जॉइंट सिटिंग new amendments to the bill cannot be proposed except the two cases. So these are the two cases. Since 1950, the provisions regarding the joint sitting of the two houses has been invoked only thrice. एंड वो कौन कौन से थ्राइस हुए हैं, तीन बिल्स हुए जो जॉइंट सिटिंग में पारित हुए हैं। वो बिल्स हैं, फर्स्ट डाउरी डाउरी प्रोहिबिशन बिल 1960 में, सेकंड बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल जो रिपेल हुआ था 1977 में। नंबर थर्ड बिल कौन सा हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये तीन बिल जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेस में पास हुए थे। सो फ्रेंड्स, दीज आर द financials financial bills first and second, and the joint sitting of the two houses and the provisions under this joint sitting are adopted, and presiding officer rules and absence of presiding speaker of Lok Sabha, deputy speaker of Lok Sabha after his or her absence presiding by the deputy speaker of Rajya Sabha, and after he is also absent in this case, then the members are determined by the present member of the in the joint sitting to determine for the proceeding of the house. So these are the lectures on today topics. So lecture is over, and I especially request to all the UPSC and PSC aspirant, please concentrately listen the lectures and understand the materials, very important and necessary and essentials for the objective point of view as well as main point of view. So friends, concentrate the lectures and prepare with best, deeply, thoroughly, and analytically for the UPSC examinations. Wish you very all the best and meet with you the latest lectures on the budget in Parliament on tomorrow. So wait for the next lectures. So thank you so much and Jai Hind. But subscribe, like, and share the channels. Thank you so much.